हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 7 जनवरी और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दे जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट फ्रंट पेज पर दिए गए हैं। 3 आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है, एक क्यूकुचिन रिफ्यूजी जो बांग्लादेश से मिजोरम से क्या कर दी गई है, पुश बैक कर दी गई हैं, वहाँ के एमपी ने कहा है। दूसरा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो एनएसओ के द्वारा कितनी बताई गई है कि 7% से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन क्या कहा है, और ये आर्टिकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने सारे के सारे जो पिटिशंस डाली गई हैं रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज उनको अपनी तरफ ले लिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ओरिजिन होंगी और सुप्रीम कोर्ट ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ ऑल प्लेज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज। मल्टीपल पेटिशंस जो पेंडिंग देखने को मिल रही है दिल्ली में, केरला के और गुजरात हाई कोर्ट्स के, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ उनको ट्रांसफ़र कर लिया है और उनका डिसीजन अब कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। और बेंच ने डायरेक्ट किया है सेंटर को कि वो रिस्पॉन्स दे, कि इस चीज़ के ऊपर सेम सेक्स मैरिज के ऊपर वो रिस्पॉन्स दे 15 फरवरी से पहले पहले या फिर 15 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के अंदर सारे के सारे जो पेटिशंस हैं रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज उनको क्या कर लिया है, पूरी तरीके से अपनी तरफ कर लिया है कि अब उसका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ही देगा। ए 3 जज बेंच जो लेड की जा रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा, उन्होंने कहा है कि ब्रॉड कंसेंसस अमॉन्ग द पेटिशनर्स टू शिफ्ट टू द केसेस टू द सुप्रीम कोर्ट। सारे के सारे केसेस को अपनी तरफ क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। फॉर ऑथोरिटेटिव रूलिंग ऑन द इशू, मतलब इस चीज़ पर एक ऑथोरिटेटिव रूलिंग का डिसीजन आएगा इस इशू को लेकर, स्पेशली ऑन द क्वेश्चन वेदर सेम सेक्स मैरिज शुड बी ब्राउट विद इन द अम्बेट ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। मतलब कि सेम सेक्स मैरिज किसके अंदर आनी चाहिए, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के अंदर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। बेसिकली सेम सेक्स मैरिज क्या होता है, जैसे कोई गर्ल गर्ल आपस में मैरिज करें और कोई बॉय बॉय आपस में मैरिज करें तो उसको क्या बोलते हैं, सेम सेक्स मैरिज बोलते हैं। और बाकी अदर अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको लीगल भी देखने को मिल जाएगा, जैसे अमेरिका में ये आपको लीगल देखने को मिल जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनी तरफ ट्रांसफ़र किया है और इसके रिज़ल्ट भी आएंगे और सेंटर इस पर रिस्पॉन्स भी करेगी 15 फरवरी को, तो उस दिन ये आर्टिकल बड़ा न्यूज़ में आएगा। और ये तो अभी आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में ही आ रहा है, इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो सिर्फ ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। अब सेकंड आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है, राइट साइड इसके। इसमें बताया गया है जो कुकी चिन रिफ्यूज़ी हैं बांग्लादेश से, वो बांग्लादेश से आए जो आए हैं वो मिजोरम में आए थे। बांग्लादेश क्योंकि मिजोरम क्या पड़ता है, बिल्कुल बाउंड्री बाउंड्री पर पड़ते हैं। तो वहाँ के कुकी चिन रिफ्यूज़ी बांग्लादेश में जो आए हैं उन्हें वापस कर दिया गया है। मिजोरम में जो आए हैं बांग्लादेश से उन्हें वापस कर दिया गया है। वहाँ के एमपी का ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। एक अनदर राउंड ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिले हैं ऑन द मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पर। सेवरल मेंबर ऑफ कुकुचीन कम्युनिटी वहाँ पर पुश बैक कर दिए गए हैं बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा। इन सबको पीछे कर दिया गया है। फ्राइडे में इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू के वन वलिना ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द मिजोरम, उन्होंने कहा है कि ये अलाउ नहीं है एथनिक मिजो को लेकर फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं इंडिया के एंटर कर रहे हैं। ये अमाउंट देखने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेशंस का ऑन एथनिक ग्रुप पर। वहाँ के जो ग्रुप है उन पर क्या देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशंस का ये क्या देखने को मिलेगा, अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। लमसम एमपी ने बताया है कि 150 रिफ्यूजी इसमें क्या कर रहे हैं, मिजोरम में एंटर कर रहे हैं। अब ये आर्टिकल न्यूज़ में आएगा कल भी, इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कल। अभी तो सिर्फ क्योंकि जिन रिफ्यूज़ी बांग्लादेश से मिजोरम में आए हैं उन्हें वापस भगा दिया गया है, उन्हें वापस भेज दिया गया है। ये डिस्प्यूट्स हमारे इंडियन स्टेट्स में चलता ही रहता है। कोई म्यांमार से आ जाता है, कोई असम से, कोई चाइना से आ जाता है, रिफ्यूजी आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एथनिक ग्रुप है
उनकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, जिस वजह से एमपी ने, यहाँ के एमपी ने कहा है कि वहाँ से मिजोरम से उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है जो वहाँ पर रेफ्यूजी आए हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी 7% से। कितने परसेंट से? 7% से जीडीपी ग्रो करेगी। अभी कुछ दिन पहले 6.9% से ग्रो करने वाली थी, जो एक डाटा आया था। अब एनएसओ ने बताया, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने बताया है कि 7% से इंडिया की जीडीपी क्या करेगी? ग्रो करेगी। इंडियाज़ रियल जीडीपी इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7% इन 2022-23, मतलब 2022-23 के अंदर ही 7% से ग्रो करेगी, शोइंग फ्रॉम 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल। तो 8.7% से ग्रो देखने को मिली है 2022 का, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, दिखा रहा है इस चीज़ को, लेकिन स्लो ये देखने को मिला है, स्लोइंग फ्रॉम 8.7%, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में तो 8.7% थी, उससे स्लो एनएसओ ने अभी क्या करा है, डाटा भेजा है इंडिया की जीडीपी के लिए। बेसिकली जीडीपी क्या होती है? जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो इकोनॉमी पे क्या करता है? बिल्कुल रिलाई करता है, और पर कैपिटा इनकम पे वो रिलाई करता है। जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी उतनी ज़्यादा जीडीपी होगी। जीडीपी इन क्या होती है? इन्फ्लेशन से बढ़ती है। और जीडीपी का बेसिकली एक फॉर्मूला है किस चीज़ को जीडीपी को नापने के लिए, वो है C+I प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यही बेसिकली छोटा सा फॉर्मूला है जीडीपी के किस चीज़ को मेज़र करने के लिए। और ये जीडीपी बेसिकली फाइनल गुड्स पे लगता है। जब कोई कंज्यूमर, जब फाइनल गुड्स हो जाता है किसी मैन्युफैक्चरर का, तो उस पर जीडीपी लगता है, बेसिकली उस पर जीडीपी नापा जाता है। लेकिन एक और कंसेप्ट होता है जीडीपी के अलावा, वो होता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड, जो होता है उसके अंदर जो चीज़ें नापी जाती हैं वो बेसिकली इनिशियल स्टेज से नापी जाती हैं, रॉ मटेरियल को लेकर नापी जाती हैं चीज़ें, जिससे फाइनल लुक गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रॉ मटेरियल से ही क्या होती है, वहाँ पे चीज़ें नापी जाती हैं। तो सिर्फ अभी एक डाटा आया है एनएसओ के द्वारा जो फ्राइडे में अनाउंस किया गया है, इसमें जीडीपी एस्टिमेटेड टू हैव क्लोक्ड 9.7% अपस्टिक इन द फर्स्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीनों के अंदर 9.7% भी देखने को मिल सकती है। एडवांस एस्टिमेट इम्प्लाइज किया गया है दैट ग्रोथ ऑल मॉडरेट टू 4.5% इन द सेकेंड हाफ, और ग्रोथ मॉडरेट भी हो सकती है 4.5% से सेकेंड हाफ के अंदर अगर देखें। अब हमने ये भी आर्टिकल देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली 5th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, अनफेयर टेंडर्स को बिल्कुल हटा दिया है। और किस चीज़ को उनको हटाया है अनफेयर टेंडर्स को लेकर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंटर चाहता है कि किसी भी तरीके से मेक इन इंडिया क्या हो, बूस्ट हो। ये आपको लॉइन देखने को मिल जाएगा मेक इन इंडिया का, जो सारे प्रोडक्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेक इन इंडिया बेसिकली क्या है कि हम कुछ भी गुड्स जो बनाएं वो इंडिया के अंदर बनाएं, इंडिजीनियसली हम उनको क्या करें, बिल्कुल पूरी तरीके से इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक इंडिया के अंदर हम उनको क्या करें, मैन्युफैक्चर करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनकी चीज़ों पर हम क्या होते हैं, जिनके मटेरियल पर हम पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, तो उस चीज़ से हम क्या कर सकें, थोड़ा सा डिपेंडेंस कम हो सके हमारी। तो इसलिए सेंटर चाहती है कि हम मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट को क्या करें, पूरी तरीके से बूस्ट करें। तो यूनियन गवर्नमेंट ने फ्लैग कर दिए हैं अवर ए डजन रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेशनरी कंडीशन विच प्रिवेंटेड, जो प्रिवेंट करेंगे लोकल सप्लाई फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन बिडिंग प्रोसेस लिमिटेड बाय इट्स वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स। Conditions were in a violations of in public procurement preferences to make in India PMII an order 2017 issued to protect the इंटरस्टेट ऑफ लोकल सप्लाईज द सेंटर साइड। सेंटर ने बात किस चीज़ को क्या कही है कि लोकल सप्लाई भी इस चीज़ को क्या करें, लोकल सप्लायर भी इस चीज़ को पूरी तरीके से फिल करें। अब इसको लेकर फॉरेन स्टैंडर्ड्स क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस द एडवाइजरी सेड, इंस्टेंस में अगर देखें एडवाइजरी ने कहा है फॉरेन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लाइक -25 डिग्री टेम्परेचर compatibilities for certain equipment procured for airports were incorporated to limit make in India। मतलब जो एडवाइजरी ने कहा है कि फॉरेन टेक्निकल स्टैंडर्ड जो होते हैं, जैसे -25 डिग्री पर टेम्परेचर हो गया,
तो फॉर सर्टन इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर वो क्या करता है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर लेकर के कुछ इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। प्रोक्यूर्ड फॉर एन एयरपोर्ट्स वर इनकॉर्पोरेटेड टू एलिमिनेट, हम एयरपोर्ट्स को इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें कि वो एलिमिनेट कर सकें मेकिंग इंडिया प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिकेशन वैल्यू फॉर एंड यूज़ ऑफ एन इक्विपमेंट सर्विस। अब इसको लेकर ग्लोबल ब्रांड्स क्या हैं, तो अनदर क्राइटेरिया जो ऑब्जर्व किया गया है इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, मतलब कि अपने इंडिया के अंदर क्या हम बनाएं आईटी प्रोडक्ट्स बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाएं, स्पेसिफाइंग फॉरेन ब्रांड्स आइदर फॉर ए फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो और फॉर पार्ट ऑफ एन स्कोप ऑफ वर्क। रिपोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट वाइल सिस्को NEC Alcatel's Siemens products were specified in the Likon products, HP Dell Lenovo वर इंस्टीज ऑफ एन आईटी प्रोडक्ट्स। तो इन प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई किया गया है कि कौन कौन से आईटी प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से आपके स्लीमेंट्स प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस आर्टिकल में भी ये बताया कि हम क्या चाहते हैं कि मेक इन इंडिया जो है उस चीज़ को बूस्ट मिले। अभी आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली 6 पेज पर दिया गया है ये, और ये एडिटोरियल है। इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर क्राइसिस देखने को मिले हैं। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको ICJ देखने को मिल जाएगा, जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे बात करता है, इंटरनेशनल जो इशू होते हैं कंट्रीज़ के बीच में उसको कौन डिक्लेयर करता है, उसके रिजल्ट को कौन बताता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उसके अंदर इंटरनेशनल लॉ के उसके क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, मतलब वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये किसने बताया, ये ऑथर ने बताया। अब देख लेते हैं इसके बारे में। एक इन्फ्लुएंसर्स इजी एसे रिटन मोर देन 2 decades एगो, प्रोफेशनल हिलरी चार्ल्सवर्थ, जो एक जज देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंटरनेशनल लॉ एज एन डिसिप्लिन ऑफ ए क्राइसिस। मतलब कि इंटरनेशनल लॉ में आपको बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं देखने को मिल जाएगा, डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस देखने को मिल जाएंगे। ये हेनरी चार्ल्सवर्थ ने कहा, जो कि एक जज देखने को मिलेंगे खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। नॉट मच हैज़ चेंज सिंस देन, जस्ट व्हेन द वर्ल्ड वाज रिकवरिंग फ्रॉम द pain induced by the COVID-19 Russia invasion of Ukraine last year once again highlighted the crisis। तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से दिए, एक तो कोविड-19 का, एक रशिया ने जो इन्वेजन करा यूक्रेन पर। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर ICJ का कोई भी रोल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इसको लेकर रिलेटेड क्या है, क्राइसिस है कि उसने बिल्कुल भी इसमें क्या करी है, दखल अंदाजी नहीं करी है, जबकि ICJ को ऐसा करना चाहिए था। डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये किसके अंदर आते हैं, सब चीज़ इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं, और ICJ ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। वन ऑफ द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ एन पोस्ट वर्ल्ड वार इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर हैज़ बीन टू एक्सप्लिसिटली आउटलॉ वार थ्रू द एडोप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो बेसिकली आपको यूनाइटेड नेशन चार्टर का ही देखने को मिल जाएगा, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन देखने को मिल जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जियो इकोनॉमिक चैलेंज की बात करें तो वर्ल्ड पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद वाज इन बाईपोलर वन विद ग्रेट पावर कंपटीशन बिटवीन कैपिटलिस्ट अमेरिका और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद एक क्या देखने को मिला कि किस चीज़ को ग्रेटर पावर मिले, या तो कैपिटलिस्ट अमेरिका को मिले या कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन को मिले। तो एंड ऑफ द कोल्ड वार, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था, कोल्ड वार, जब सोवियत यूनियन में बेसिकली वॉर चल रहा था कोल्ड वार, तो ये कब ख़त्म हुआ, 1991 में, फिर सोवियत यूनियन टूटा, लेड टू दी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। फिर कम्युनिज्म क्या देखने को मिला, वहाँ पर अमर्स देखने को मिला, बिल्कुल कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से एमरजेंस देखने को मिला। दिस यूनिपोलर मूवमेंट ग्रेव एन leg up to in multilateralism and led to 3 decades of war, see राजा मोहन कोल्स। द पॉपुलिस्ट चैलेंज देखें तो अल्दो लीडर्स सच एज डोनाल्ड ट्रंप एंड जेर बोल्सोनारो, जो आपको ब्राज़ील के प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे इस टाइम पे, हैव डिमिटेड ऑफिस इंटरनेशनल लॉ इन 2023 विल कंटिन्यू टू फेस चैलेंज। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से देखने को मिल जाएंगे, वो उनके अंदर क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है, चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं 2023 के अंदर।
अब इस आर्टिकल में हम एक चीज़ तो पढ़ रहे हैं बार बार कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये होता क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इशू तो हमने देख लिया कि क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो आईसीजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईसीजी की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक कोर, इसे अगर हम फ्रांस में बोलें तो कोर इंटरनेशनल डी जस्टिस इसे बोलते हैं, CIG। समटाइम्स इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन के। ये सेटल करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ और एडवाइस देता है ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल लीगल इशूज़ पर। आईसीजे एक ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है जो एडजुकेट्स करता है जनरल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज with its ruling and opinion serving as primary sources of international law, subject to the Article 59 of Statute of an International Court of Justice। आईसीजी बेसिकली एक सक्सीजर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का। पहले आईसीजी से पहले कौन होता था, पीसीआईजी होता था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में बाय लीग ऑफ नेशन। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन लीग बेसिकली एंड द पीसीआईजी को रिप्लेस किया गया यूनाइटेड नेशन एंड आईसीजी के बिहाफ पर। तो पहले लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा और पीसीआईजी को रिप्लेस किया गया आईसीजी के द्वारा। स्टैट्यूट ऑफ द आईसीजी विच सेट forth its purpose and structures draws heavily from that of its predecessors which decisions remain valid। मतलब इसके predecessors का फिर decisions को valid नहीं किया गया, और जो अब इस टाइम पे देखने को मिलेंगे आईसीजी और यूएन, इसके आपको डिसीजन वैलिड देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे जो मेंबर स्टेट होते हैं यूएन के आर पार्टी टू द आईसीजे स्टेचू एंड में इनिशिएट कंटेशियस केसेस। तो सारे के सारे जो यूएन के मेंबर होते हैं वो आईसीजे के स्टेचू होते हैं और वो इनिशिएट कर सकते हैं कोई भी केसेस। हावेयर एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स में ओनली बी सबमिट बाय सर्टन यूएन ऑर्गन्स ऑफ द एजेंसी। आईसीजी कंसिस्ट करता है एक पैनल ऑफ 15 जजेस की, जो इलेक्ट होते हैं यूएन जनरल असेंबली के द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा फॉर 9 ईयर्स टर्म्स। तो आईसीजी के अंदर आपको कितने जज देखने को मिलेंगे, 15 जज, जो इलेक्टेड किसके द्वारा होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और इनका टर्म क्या होता है, 9 ईयर का इनका टर्म होता है, 9 साल का। नो मोर देन 1 जज ऑफ ईच नेशनली मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन कोर्ट एट द सेम टाइम। तो किसी भी नेशन के एक से ज़्यादा आपको जज नहीं देखने को मिलेंगे अगर सेम टाइम में बात करें कोर्ट के अंदर। एंड जजेस कलेक्टिवली मस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल सिविलाइजेशन लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो जज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो कलेक्टिवली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल सिविलाइजेशन एंड लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। सिटिंग इन द पीस प्लेस एंड इन हैग नेदरलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर आपको नेदरलैंड हैग में देखने को मिल जाएगा। आईसीजी एक ओनली प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन है जो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में नहीं लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज इसकी क्या है, इंग्लिश है और फ्रांस है। सिंस द एंट्री ऑफ इट्स फर्स्ट केस, इसका सबसे पहला केस हुआ था 22 मई 1947 में। आईसीजे हैज़ इंटरटेन 184 केसेस थ्रू सितंबर 2022। तो अब तक कितने केसेस को आईसीजे फेस कर चुका है, 184 केसेस को सितंबर 2022 तक आईसीजे में लाए गए हैं। हिस्ट्री देखें अगर आईसीजे के, तो फर्स्ट परमानेंट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट व द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए विच वाज क्रिएटेड बाय हैग। वो हैग पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 में बनाया गया, जो इनिशिएट हुआ रशिया सीजर निकोलस सेकंड के द्वारा। कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड किए गए वर्ल्ड्स मेजर पावर्स एज वेल एज सेवरल स्मॉलर स्टेट्स को भी इसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। अब आईसीजी की कंपोजिशन क्या है, अगर आईसीजी की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 15 जज हैं जो इलेक्ट होते हैं 9 साल के टर्म्स के लिए यूएन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एक लिस्ट को फॉर्म करते हैं पीपल्स की जो नॉमिनेट होते हैं नेशनल ग्रुप इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा। ये हमने ऊपर भी जान लिया था। अब कोई भी जज एक कंट्री से 2 जज नहीं हो सकते एक ही अगर सेम कोर्ट में बात करें तो। और इंडिया के एक जज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो प्रेजेंट में इसके क्या है मेंबर्स हैं, उनका नाम है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी क्या है, इंडिया के जज आपको आईसीजी में देखने को मिल जाएंगे। ये खुद हमारे लिए क्या है, गर्व की बात है। अब हमने इस आर्टिकल को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे।
क्योंकि सैटरडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और वीडियो को कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको वीडियो, क्योंकि गाइज़ वीडियो में गलती तो हो ही सकती है सबसे। उन गलती को भी आप बता सकते हैं कि कौन सी गलती हुई है इस चीज़ में, कि हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, इंडियन एक्सप्रेस ऐड कर सकते हैं, PYQ ऐड कर सकते हैं। तो उसको भी मैं क्या करूँगा, पूरी तरीके से कोशिश करूँगा अपनी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।